अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CSS डिकोडर। पार्ट 3 के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट CSS के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं CSS 2024 में। बट मेक श्योर इससे पहले हम इसको प्रोसीड करें, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, वीडियो को लाइक कर दिया हुआ है और आप इसको आफ्टर वॉचिंग आप इसको दूसरे CSS एस्पिरेंट्स को शेयर भी कीजिए। अब जैसे हमने पास्ट पेपर एनालिसिस में हमने 3 मेन डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया था और हमने पहली पार्ट 1 की वीडियो में नेशनल एंड डोमेस्टिक डायमेंशन को देखा था। पार्ट 2 में हमने रीजनल और बायलेटरल डायमेंशंस को हमने इन्वेस्टिगेट किया था। अब इस पार्ट 3 में हम ग्लोबल डायमेंशंस को देखेंगे कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं CSS 2024 में एज करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट हमारे पास बीइंग मुस्लिम एंड बीइंग पाकिस्तान CSS एस्पिरेंट्स, हमारे लिए पैलेस्टाइन इशू बहुत सेंसिटिव है, तो मेनली हम इस टॉपिक को भी करंट अफेयर्स में एट द टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, वो कौन से ऐसे की इवेंट्स हो चुके हैं पैलेस्टाइन में जो इशू को जिसमें हाईलाइट किया गया और वो कौन से उसके रिज़ल्ट में एग्रीमेंट्स आ चुके हैं। फिर उसके बाद करंट सिचुएशन देखेंगे, करंट क्राइसिस हमारे पास क्या है जिसमें हम पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन देखेंगे और कुछ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस जो वहाँ पे हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो दावा करती हैं HR ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन का उसमें पैलेस्टाइन इशू में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रह चुका हुआ है। इसके बाद हमारी जाहिर है वी आर मोर सेंसिटिव बिकॉज वहाँ पे भी मुस्लिम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो अराउंड द वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम वर्ल्ड का उनका रोल क्या प्ले हो चुका हुआ है अब तक पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर। फिर हम देखेंगे गज़ा वॉर को और कुछ हम इसके सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हम स्ट्रेटजीज़ बता सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि वो क्या चीज़ होगी जो इनके वे आउट की तरफ जाएंगी और इसको रिजॉल्व करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल वार्मिंग, या हम इसको इस डायमेंशन भी रख सकते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस क्या रह चुके हैं और हमारी जो GOP 28 है वो इसके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम कॉजेज़ देखेंगे जो कि बहुत बेसिक चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है और ग्लोबली उसके क्या कॉजेज़ बन सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या फेस करने पड़ते हैं, उसके अफेक्ट्स क्या आते हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। अब देखिए, जब हम कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं तो पेपर में वो इम्पैक्ट भी पूछ सकता है, वो अफेक्ट्स भी पूछ सकता है, तो वो दैट मीन्स के कॉन्सिक्वेंसेस, तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या असर पड़ते हैं हमने वो देखना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग और हमारा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फिर ओवरऑल GOP 28 और ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स और इंटरनेशनल जो हमारी कोऑर्डिनेशन है इस इशू के ऊपर वो क्या है। फिर चैलेंजेस कुछ ऐसे देखेंगे कि जो हमें क्या फेस करने पड़े हैं ग्लोबल वार्मिंग को जब हम एड्रेस करते हैं, तो उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। देन रोल ऑफ सम मेजर एक्टर्स इन जो हमारी GOP 28 है उसके अंदर। फिर नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसीज़ हमारी जो पाकिस्तान के लेवल पे है या किसी कंट्री की केस स्टडी के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। एंड अगेन लास्टली हमने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस इसके अंदर मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है OIC ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर हमने इसके फेलियर देखना है और हमने देखना है कि इसकी एक्सपेंशन कैसे हुई है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन और पर्पस देखेंगे कि OIC बनी क्यों, और फिर OIC में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं उसके मेंबर्स को, और फिर देखेंगे कि वो क्या रीज़न्स है जो उसकी फेलियर के ऊपर कंट्रीब्यूट करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ सकते हैं जिसकी वजह से ये अफेक्टिव हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह मेंबरशिप एक्सपैंड कर रही है या पार्टनरशिप्स इसके साथ एसोसिएट हो रही हैं। रोल ऑफ मेजर मेंबर स्टेट्स हम देखेंगे इसके अंदर, पाकिस्तान और OIC को हम इसके अंदर डीपली स्टडी करेंगे। फिर OIC एंड पैलेस्टाइन कश्मीर इशू, यानी OIC का क्या स्टांस रह चुका है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रह चुकी है पैलेस्टाइन और कश्मीर इशू के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनली क्या इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं OIC के ऊपर और कैसे उसका प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो रहा है। एंड लास्टली अगेन वी विल कम अप विद सम सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है ब्रिक्स का। हम इसका ओरिजिन और ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ये क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी। फिर रीसेंट इसकी एक्सपेंशन देखेंगे, कुछ क्या इनिशिएटिव्स या स्ट्रैटेजिकल इसकी क्या इंपॉर्टेंस रह चुकी है जो इसके इनिशिएटिव्स लिए गए। फिर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ इसकी हम देखेंगे और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ब्रिक्स का विद G7।
फिर हमारे पास इसकी एक और डायमेंशन बन गया कि ग्लोबली किस तरह ये इन्फ्लुएंस हो रही है या पावर डायनामिक्स की गेम इसके अंदर इस ब्रिक्स के अंडर खेली जा रही है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इन ब्रिक्स हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे इसके अंदर हो रहा है, जैसे शिफ्ट इन ग्लोबल पावर्स या उनकी जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी वो किस तरह इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। देन हम देखेंगे कि डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन कैसे इस ब्रिक्स के अंदर हो रही है या हो सकती है, हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी देखेंगे। फिर हम इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना जो है और यूएस, इन दोनों से रेलिवेंट जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा इनसे अटैच होने के बाद इम्पॉर्टेंस उसकी ज़्यादा हो जाती है। अब चाइना अपना न्यू पॉलिटिकल मैप देता है, उसका हम एक तो ओवरव्यू देखेंगे और उसकी कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे वो कौन से उसने की चेंजेस और क्लेम्स उसने किए हैं एडिशनली इस मैप के अंदर। अब इंटरनेशनल क्या रिएक्शन आता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स मर्ज होते हैं। फिर इंटरनेशनल लॉ और टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं जिसके अगेंस्ट चाइना जा रही हैं, जिसकी बाउंड्रीज़ में रहते चाइना ने अपना न्यू मैप निकाला है। फिर जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हम देखेंगे और कुछ मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिकल कंसिड्रेशंस देखेंगे कि क्या कुछ इस तरह के इश्यूज़ मर्ज हो रहे हैं इस मैप के अंदर जिसकी वजह से ये मिलिटेंसी और स्ट्रैटेजिकल कंसिड्रेशंस देखनी पड़ेंगी। चाइना की डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव खुद का क्या है अपने इस न्यू पॉलिटिकल मैप के ऊपर, और इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ इंटरनल पॉलिसीज़ क्या पड़ती है इनके इस मैप के ऊपर। फिर हम इसके कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कुछ इसके सॉल्यूशंस और कुछ रिकमेंडेशंस के इस न्यू पॉलिटिकल मैप के लिए हम क्या रेकमेंड करते हैं या क्या बेनिफिशियल रहेगा इसके लिए, वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SCO एंड नेटो। अब पहले तो हम इन दोनों का जर्नल ओवरव्यू देखेंगे, फिर इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह किन किन डोमेन्स में ये दोनों ने एक्सपैंड किया है। फिर हम देखेंगे नेटो समिट जो 2023 की हुई है वो क्या थी, उसमें क्या चीज़ हमें सामने आउटकम्स आए हैं। फिर जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि SCO का वर्सेस नेटो का क्या रह चुका है, जिसके अंदर हम कुछ रीजनल सिक्योरिटी डायमेंशंस भी देखेंगे, डायनामिक्स भी देखेंगे और ग्लोबल पावर रिवाइवल भी हम देखेंगे। फिर अगेन उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसके हम सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं उसको इफेक्टिव करने के लिए और रिकमेंडेशंस। अब साउथ चाइना सी डिस्प्यूट और ताइवान क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इसमें वो जो एग्जामिनर है वो किन किन डायमेंशंस में क्वेश्चन दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उसका जर्नल ओवरव्यू और हिस्ट्री पता होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट की, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की। फिर हमने उसकी करंट सिचुएशन और रीसेंट डेवलपमेंट्स इस साउथ चाइना सी में क्या हुई है डिस्प्यूट्स की, वो हमने देखना है। फिर उसकी लीगल और डिप्लोमेटिक डायमेंशंस को हमने पूरा एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि उसकी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या रह चुकी हैं या क्या रखनी चाहिए। फिर हमने देखना है इंटरनेशनल रिस्पांस क्या आ चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इस डिस्प्यूट के ऊपर, और इसकी जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या हैं। लास्ट ऑफ ऑल हमने उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस मेंशन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट। इसका हम देखेंगे कि न्यू कोल्ड वॉर जो हमारी स्टार्ट हो रही है, मर्ज हो रही है बिटवीन US एंड चाइना, वो कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक में हम रीजन में देखेंगे। कुछ इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और रीजनल रिस्पांस देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी अलाइनमेंट्स किन दो, इधर दे आर गोइंग विद द चाइनीज स्टांस और इधर दे आर गोइंग विद द US स्टांस, वो हम देखेंगे। कुछ की एरियाज़ देखेंगे कि US चाइना की स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन्स किन किन फील्ड्स में। फिर कुछ सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का इस इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट में हम देखेंगे। कुछ फ्लैश पॉइंट्स भी होंगे जिसके अंदर इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट को बताया जाएगा, जैसे साउथ चाइना सी होगा, ताइवान स्ट्रेट्स होगा हमारे पास, ईस्ट चाइना सी होगा और इंडियन ओशन होगा। फिर उसके बाद ग्लोबल इम्प्लीकेशंस देखेंगे फॉर द न्यू कोल्ड वॉर जो ये स्टार्ट हो रही है, और उसके कुछ प्रॉस्पेक्ट्स, उसके कुछ सोल्यूशंस, उसकी कुछ रिकमेंडेशन टू सॉल्व दिस इशू या कॉन्फ्लिक्ट, वो हम बैलेंस ऑफ पावर के लिए हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर हम इस कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन देखेंगे, की कॉन्फ्लिक्ट्स और एग्रीमेंट्स देखेंगे, रीसेंट एक्सेलरेशन जो कॉन्फ्लिक्ट की हुई है वो भी देखेंगे,
पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स देखेंगे और कुछ की स्टेक होल्डर्स और उनका रोल क्या रह चुका हुआ है इस क्राइसिस के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो भी देखेंगे। इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे एंड जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस अलॉन्ग विद सम पीस प्रोसेसेस, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सोल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस हम देखेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में। और पास्ट पेपर में इस कॉन्फ्लिक्ट को कंपेयर किया गया था विद कश्मीर इशू एज वेल, तो वो भी एक डायमेंशन हम इसकी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएस अलायंस इन रेड सी अगेंस्ट हूथीज। अब उसका हम इम्पैक्ट देखेंगे इन रीजनल स्टेबिलिटी में, और हम सिक्योरिटी अलायंसेज इन रेड सी उसको भी देखेंगे। अब स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेड सी क्या है और एज अ ग्लोबल शिपिंग रूट इन रेड सी वो हम डिस्कवर करेंगे। आफ्टर ओवरव्यूइंग द रेड सी हम देखेंगे कि ओरिजिन्स और डेवलपमेंट्स क्या रह चुकी हुई हैं हौतीस मूवमेंट की इन यमन, और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द यमनी गवर्नमेंट हम देखेंगे कि इसकी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई और इसका कॉन्फ्लिक्ट रहा विद गवर्नमेंट वो क्या था, और स्ट्रैटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस रेड सी की विद यूएस स्ट्रैटेजिकल इंटरेस्ट वो हम इसमें थोड़ा हाईलाइट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलाइड इंटरेस्ट क्या है सऊदी अरब का, यूएई का, वो हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलायंसेस क्या रह चुके हैं इन रेड सी अगेंस्ट हौतीज। फिर हम देखेंगे कि की ऑपरेशंस कौन कौन से हो चुके हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं जो सक्सेसफुल भी रह चुकी हुई हैं या जो जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट फर्दर आगे जो है वो डिटेरिएट हुआ। फिर हम उसका कुछ रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस हम वो देखेंगे एज एन इम्पैक्ट। फिर हम कुछ इसके फ्यूचर चैलेंजेस देखेंगे कि फ्यूचर में ये किस तरह से ट्रबल मेकर बन सकता है फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। कुछ पीस प्रोसेसेस, कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ वे आउट बता के इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग ऑर्डर इन मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में कुछ हम की ड्राइवर्स देखेंगे चेंजेस के कौन कौन से आ रहे हैं। मेजर शिफ्ट्स और रीअलाइनमेंट्स हम देखेंगे, जिसमें हम जो मेन चीज़ कवर करेंगे वो होगा यूएस विड्रॉवल के बाद क्या सिचुएशन थी, राइज ऑफ रीजनल पावर्स देखेंगे, चेंजिंग डायनामिक्स इन अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इम्प्लीकेशंस देखेंगे रीजनल स्टेबिलिटी में क्या किस तरह की इम्प्लीकेशंस आ रही है, जिसमें हम इम्पैक्ट्स देखेंगे ऑफ रीजनल अलाइंसेस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कंसर्न्स देखेंगे, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट देखेंगे। फिर हम लास्ट पे देखेंगे कि रीजनल और ग्लोबल क्या रिएक्शन आ चुका हुआ है इस चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिडल ईस्ट के ऊपर। फिर हम इसके कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है वो क्या है। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, कुछ मेजर प्लेयर्स, उनका इंटरेस्ट देखेंगे। देन हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे की एनर्जी रिसोर्सेज हैं और उनके ऊपर किस तरह से पॉलिटिक्स हो चुकी हुई है या उनकी पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ और अलाइंसेस भी हम देखेंगे, जिसमें एनर्जी डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हम हाईलाइट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस किस तरह की हो चुकी हैं, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट उसका क्या पड़ चुका हुआ है अब तक। फिर हम कुछ रीजनल केस स्टडीज़ भी लेंगे, जैसे मिडल ईस्ट, रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, चाइना एंड एशिया, इनको हम डिस्कस करेंगे जो कि इस ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी फिट इन एग्जाम्पल्स हैं। फिर ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी का फैक्टर भी हम बीच में पास्ट पेपर्स में हम देख चुके हैं, आ चुका हुआ है, जिसमें हम इंटरप्ले बिटवीन एनर्जी एंड ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे, या फिर हम ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज और एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, इसको देखेंगे। लास्ट पे हम अगेन उसके फ्यूचर आउटलुक्स, उसके सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूक्रेन वॉर। इसकी हम कुछ हिस्ट्री देखेंगे, इसके कॉजेज़ देखेंगे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मर्ज हुआ, उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉर देखेंगे इन ग्लोबल अफेयर्स। हमने जो पॉलिटिक्स में IR में हमने देखा था कि वो किस तरह से हाईलाइट हुआ, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, किस तरह से अलाइंसेस एक दूसरे से जुड़ते, दैट वाज अ थ्रेट कि एकदम से कोई वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। फिर नेटोज़ रोल इन एंड उसका रिस्पांस क्या रह चुका हुआ इन यूक्रेन वॉर। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर देखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट देखेंगे, इंटरनेशनल रिएक्शंस एंड स्ट्रैटेजीज़ वो भी हम देखेंगे, और फ्यूचर सिनेरियो यूक्रेन में क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और कुछ रिकमेंडेशंस।
नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल एक इशू आ जाता है ओवर पॉपुलेशन, जिसके हम कॉजेज़ बताएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे। रीजनल कुछ केस स्टडीज़ हम ओवर पॉपुलेशन की लेंगे, रीजन्स को डिवाइड कर देंगे कि हर रीजन में किस तरह से ओवर पॉपुलेशन हाईलाइट हो रहा है और वो मर्ज हो रहा है और उसको किस तरह से एड्रेस किया जा रहा है। ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हमें सामने आ रही है उनका एनालिसिस होगा, और फ्यूचर सिनेरियो ओवर पॉपुलेशन का क्या है और इसके सोल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे G7 समिट ऑफ 2023 एंड 2024। अब दोनों का ओवरव्यू, उनके की थीम्स, एजेंडास, की एग्रीमेंट्स और आउटकम्स क्या आए थे समिट के, रिएक्शंस और इम्प्लीकेशंस कैसे आई थी, उनको इम्प्लीमेंट किस तरह किया गया था, चैलेंजेस एंड उनके कुछ क्रिटिसिज्म क्या हुआ था वो देखेंगे, एंड फ्यूचर आउटलुक्स, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस उनके हम बताएंगे। इसी तरह जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं G20 पे समिट 2023 एंड 2024। अब 2023 तो समिट हो गई है फॉर श्योर, पर 2024 की समिट नवंबर में एक्सपेक्टेड है। अब वो जो CSS के एस्पिरेंट्स CSS 2024 में प्रिपेयर करें वो इसको फॉलो अप में रखेंगे, और 2024 जो नवंबर की समिट है वो उसको ज़रा अच्छे से स्टडी करेंगे जैसे ही वो समिट होगी। फिर इसका ओवरव्यू, अगेन हमने जब समिट्स को हम देखते हैं ना तो हमेशा हम उसका ओवरव्यू, उसके की थीम्स और एजेंडा क्या डिस्कस हुए थे, उधर उस समिट के अंदर क्या एग्रीमेंट्स और आउटकम्स आए थे, उनका रिएक्शन उन आउटकम्स के ऊपर, उन पॉलिसीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन और इम्प्लीकेशंस आई, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं और क्रिटिसिज्म क्या हुआ, एंड अगेन उसका फ्यूचर आउटलुक, सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ AI इस टाइम बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहा है करंट अफेयर्स में भी और ऐसे में भी, तो ये आपको दोनों डायमेंशन में हेल्प करेगा। जैसे हम AI की इंपॉर्टेंस सबसे पहले बताएंगे, फिर AI किसी भी डायमेंशन से वो पूछ सकता है, जैसे AI इन एजुकेशन पूछ सकता है, तो हमने उसके रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देखने हैं। फिर AI इन हेल्थ सेक्टर देखना है, उसके रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर AI इन इकोनॉमी देखनी है इन सेम परस्पेक्टिव, AI इन सिक्योरिटी एंड मिलिटेंस देखनी है। जैसे मिलिटेंस पे क्वेश्चन आया था कि AI की वजह से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी समझ लें, या आप इसको ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मिलिटेंस में AI डाल के, मिलिट्री में AI इन्फ्यूज़ करके उसके क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकते हैं। फिर AI इन सोशल डोमेन्स में भी हम उसको रीजनल और ग्लोबल लेवल पे देखेंगे। AI इन इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसकी रेजोल्यूशंस, उनके चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ हमें किस तरह से आ सकते हैं। एंड लास्टली अगेन हम उसका फ्यूचर आउटलुक देखेंगे, AI फ्यूचर में क्या होगी, AI को के चैलेंजेस को एलिमिनेट करने के लिए कुछ सोल्यूशंस, और AI को एज अ अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइजिंग पॉपुलिज्म एंड डिक्लाइनिंग लिबरल डेमोक्रेसी ग्लोबल लेवल पे इसका क्या कंसेप्ट है, दोनों का ओवरव्यू देखेंगे। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ पॉपुलिज्म देखेंगे, कुछ इम्पैक्ट्स देखेंगे कि उसका पॉपुलिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑन लिबरल डेमोक्रेसीज पे। कुछ पॉपुलिस्ट लीडर्स और मूवमेंट्स की केस स्टडीज़ देखेंगे, कुछ डिक्लाइनिंग ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज की केस स्टडीज़ को देखेंगे, और फिर रिस्पॉन्सेज एंड स्ट्रैटेजीज़ जो इसके काउंटर में हमें आई थी, और कुछ फ्यूचर आउटलुक्स जो हमारे के सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है UN का हम जर्नल ओवरव्यू देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर है क्या, उसकी फंक्शंस और उसके एक्टिविटीज़ क्या है UN की, कुछ चैलेंजेस जो UN को फेस करने पड़ते हैं, यानी वो अपनी पॉलिसीज़ को हर जगह सिमिलरली एक ही पेस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की केस स्टडीज़ होंगी, और कुछ कंट्रोवर्शियल और फेलियर्स की केस स्टडीज़ भी होंगी जो UN रिजॉल्व नहीं कर पाया। अब UN का रोल, अक्सर क्वेश्चन जो आ जाता है वो आता है कि UN का पैलेस्टाइन इशू में क्या था कंट्रीब्यूशन, UN का कश्मीर इशू में, UN का यूक्रेन क्राइसिस में, और फिर उसकी रिफॉर्म्स किस तरह से हम अपनी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में वो कैसे अपना बेनिफिशियल साबित हो सकता है, या वो उसके कुछ सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस जो UN अडॉप्ट करके अपने आप को इफेक्टिव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर पॉलीफरेशन एंड न्यूक्लियर या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देंगे कि न्यूक्लियर पॉलीफरेशन क्या है, फिर उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीफरेशंस देखेंगे, फिर देन की ड्राइवर्स क्या हैं जो न्यूक्लियर पॉलीफरेशन को प्रमोट करते हैं, फिर जो हमारी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और जो उनके रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह एज अ थ्रेट या चैलेंज या वो क्या क्या हमारे पास इवेंट्स मौजूद हैं वो हम देखेंगे। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी देखेंगे कि प्रिवेंट करने
के लिए पॉलीफरेशन को वो कौन कौन से स्टेप्स ले चुके हुए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। यानी हम जितना अपने आप को न्यूक्लियरली एम्पावर्ड कर रहे हैं वो कुछ हमें नेशनल सिक्योरिटी के या न्यूक्लियर सिक्योरिटी के भी हमें थ्रेट्स आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हम देखेंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिवाइवलरी, वो हम देखेंगे अलॉन्ग विद सम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, उसके कुछ सोल्यूशंस के कैसे इसको कम कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस के इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म का। हम इसकी टाइप्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स देखेंगे। फिर मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में वेल नोन है हम उनको स्टडी करेंगे। कुछ काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ जो डिफरेंट रीजनल इंटरनेशनल लेवल पे हमें आ चुकी हैं हमारे सामने, हम उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस इसके काउंटर टेररिज्म के क्या फेस करने पड़ते हैं बोथ लेवल पे। हमने इसको नेशनल लेवल पे भी देखना है, काउंटर टेररिज्म को रीजनल लेवल पे भी देखना है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना है। कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ फेलियर्स एंड लेसन्स लर्न फ्रॉम, हम जब काउंटर टेररिज्म कर रहे होते हैं तो हमें क्या लेसन्स हमने लर्न किया फ्यूचर से, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बिहाफ से हम उसकी रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस को ड्राइव करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेशन एंड कंपटीशन इन इंडियन ओशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने देखना है कि हिस्ट्री क्या है, जो हमारी कॉलोनियल पावर थी उसके टाइम पे इंडियन ओशन का रोल क्या था, मेजर प्लेयर्स और उनका इंटरेस्ट इन दिस इंडियन ओशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन कौन कौन से इंडियन ओशन में और एरिया ऑफ कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से है। फिर उनके बाद हम देखेंगे कि की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडियन ओशन की वजह से और उसको हम सॉल्व करेंगे विद द सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस अलॉन्ग विद द फ्यूचर आउटलुक्स। तो हमने इस वीडियो में पार्ट 3 में हमने देखा कि ग्लोबल डायमेंशन से वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं और वो कौन सी डायमेंशन से पूछ सकता है। हमने पास्ट पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद हमने इसको देखा। तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा और आपने इसको सब्सक्राइब किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियो।